गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। हमारा मतलब ये उम्मीद है, ये भरोसा है, जो भी कहिए वो है कि आपके इस तैयारी को बेहतर गति दिया जाए। और क्लास 10th में अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और क्लास को भी निरंतर फॉलो कर रहे हैं तो निस्संदेह ही आपका रिजल्ट बेहतर होगा। देखने में भी ऐसा आया है कि पार्ट 1 जो आया था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का, उस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए क्योंकि वो 35 मिनट का था। पार्ट 2 आया वो 49 मिनट 50 मिनट का था, उस पे व्यूज़ थोड़े कम आए। इससे ये दिखा रहा है कि आप टाइम देख के पढ़ते हैं कि आधे घंटे का हो वीडियो तो देख लेंगे, आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटे का हो वीडियो तो नहीं देखेंगे। जबकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पार्ट 2, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं जो काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए और रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। सप्ताह में 3 वीडियो आपको मिलेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस के, ऑब्जेक्टिव भी कराए जाएँगे, इसलिए निसंदेह आप हमेशा कोई संदेह मत कीजिए और बस अपने तैयारी को गति देने में हमारे साथ बने रहिए। तो मैं इस टाइम को बिना वेस्ट किए हुए फिर से शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट ही होगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का, थोड़ा-सा कांसेप्ट है, जल्दी समझ के खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सामाजिक विभाजन जो है, वो राजनीतिक विभाजन कैसे बन जाती है? सामाजिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन कैसे बनती है? और आप सबने आई होप कि ठीक से समझा भी था कि समाज जब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पे बटा रहता है और चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल उसी मुद्दे को केंद्र में रख के कि जाति, धर्म ये खतरे में है, आपकी जाति के साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसे मुद्दे को उठाते हैं, तब जाके सामाजिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन बन जाती है। इसमें एक चीज़ और समझना है कि आखिर जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? देखिए क्लास में पढ़ाया गया हर एक चीज हो सके कि एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एग्जाम में दिख जाए, इसलिए क्लास को बिल्कुल मजाक ना लें। हो सकता है कि मैंने ये टॉपिक लिखा है यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाए कि जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। अब कैसे? आज तक अभी तक आपने जितना समझा है उस बेसिस पे आप पहले इसका एक तरह का डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए, जिसको शॉर्ट डायग्राम कहते हैं, कि आखिर इस प्रश्न की डिमांड क्या है। जाति हम लोग समझ चुके हैं, राजनीति समझ चुके हैं। उससे पहले राजनीति को थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझा देते हैं, फिर लौट के आएंगे इस क्वेश्चन पे कि आखिर राजनीति है क्या। मैं बात भी कर रहा था कि हमारे समाज में राजनीति को बड़ा ही नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है सामान्यतः, कि आपके साथ किसी ने राजनीति किया, ये एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि राजनीति केवल नकारात्मक अवधारणा नहीं है। आपको एक कंसेप्ट और समझाना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु केवल अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई भी चीज केवल सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता, बल्कि उस सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। इस चीज को कहते हैं कॉन्टिन्यूम कॉन्टिन्यूम अप्रोच। आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कॉन्टिन्यूम का, अगर गलत हो तो बता दीजिएगा और सही हो तो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टिन्यूम अप्रोच, इसका मतलब ही यही हुआ कि कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती, कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती, बल्कि वो सही और गलत का मिश्रण होती है। सही गलत का क्या होती है? मिश्रण। जैसे अब दुनिया में एक भी ऐसा इंसान मुझे बताइए जो केवल और केवल अच्छा हो, ऐसा शायद आपको ना मिले। कोई ऐसा इंसान बताइए जो केवल और केवल बुरा ही हो, उसमें अच्छाई के कुछ भी तत्व ना हो, ऐसा भी नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में अगर रावण की छवि आ रहा है कि रावण इसमें केवल बुराई है, तो ये भी आपके देखने का एक नजरिया है कि आपको केवल बुराई दिख रहा है, जबकि केवल बुराई भी रावण में नहीं है। अब सोचिए कोई अपनी बहन के लिए लड़ गया भगवान राम से, तो कहीं ना कहीं वो भाई के रूप में तो बेहतर इंसान है। सीता माता को अगर वो अपने यहाँ रखा और टच तक नहीं किया बिना उनकी आज्ञा के, परमिशन के, ये उसमें अच्छाई है। तो बस आपके देखने का नजरिया थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। फिर आप देखिए धार्मिक मुद्दा को छेड़ना बड़ा संवेदनशील होता है, क्योंकि लोगों का विश्वास इससे जुड़ा रहता है, इसलिए हम छेड़ नहीं रहे मुद्दा को, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रावण में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगी ही। आप भी मतलब मेरा विश्वास है कि आप भी ऐसा मानते होंगे कि हाँ ठीक है।
तो वैसे ही राजनीति केवल नकारात्मक नहीं होती, राजनीति का एक सकारात्मक उद्देश्य है। और वो हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि राजनीति का उद्देश्य होता है समाज को बेहतर बनाना। राजनीति का उद्देश्य क्या है? समाज को बेहतर बनाना। अब जब हम समाज को बेहतर बनाने की बात करते हैं कि हमारा समाज बेहतर होना चाहिए, तो क्या बेहतर इस आधार पे होगा कि हम जाति को मुद्दा बनाए, आधार बनाए, धर्म को आधार बनाए, भाषा को आधार बनाए, क्षेत्र को आधार बनाए, तब तो समाज बेहतर नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारत एक भौगोलिक रूप में और मनोवैज्ञानिक रूप में लोगों के दिल में बसते हैं। भौगोलिक रूप में तो आप देख ही रहे हैं भारत का मैप, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप में भारत से प्रत्येक व्यक्ति कनेक्टेड है। आखिर इस भारत को बेहतर बनाने का साधन क्या है? उस साधन है राजनीति। जैसे एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है हन्ना आरेंट। व्यक्ति क्या मतलब? राजनीतिक शास्त्री है हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट कहते हैं कि राजनीति में संवाद होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब राजनीति क्या है, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि समुदाय की साझी शक्ति, समुदाय की साझी शक्ति। देखिए आज बिल्कुल आराम आराम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दें, पर हम सोच रहे हैं कि आज लास्ट क्लास है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा कंसेप्ट मिले, थोड़ा सा डेप्थ में मिले और आप एक एक चीज समझ पाए। कोई आपसे पूछे कि राजनीति पढ़ रहे हो, राजनीति है क्या? राजनीति समुदायों की साझी शक्ति है जिसका उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना होता है। ऐसा विचार हन्ना आरेंट का है। जबकि एक दूसरे विचारक है, वो कहते हैं कि हिंसा, देखिए हन्ना आरेंट क्या कह रहे हैं कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जबकि एक और विचारक ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंसा अन्य माध्यमों से अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है। हिंसा अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है। अब देखिए विचारों का टकराव कैसे हो रहा है। एक तरफ एक विचारक कह रहे हैं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं राजनीति में, राजनीति में हिंसा नहीं होना चाहिए बल्कि संवाद सहभागिता होना चाहिए। जबकि एक तरफ एक विचारक कह रहे हैं कि हिंसा भी कुछ और नहीं बल्कि राजनीति ही है, हाँ ये अलग माध्यम से की गई राजनीति है। तो विचारों का टकराव सोशल साइंस जैसे विषय में होते रहता है। आपको इसमें से फिल्टर करके अपने काम का चीज निकाल लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझ लिए कि राजनीति क्या है। राजनीति समुदाय की साझी शक्ति है, या फिर राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति सत्ता पर नियंत्रण उसका उपयोग करता है। ये भी परिभाषा है, परिभाषा आप बना सकते हैं। अगर आप चीजों को समझने लगे, कंसेप्चुअलाइज करने लगे तो आप परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा याद नहीं करेंगे कि क्या है परिभाषा। अगर आप समझ लिए कि राजनीति का उद्देश्य क्या है तो आप बना लेंगे। अब जैसे अगर हम हन्ना अरेंट के विचार को ले तो इनके हिसाब से राजनीति कौन कौन किया, कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। महात्मा गांधी राजनीति कैसे? क्योंकि हिंसा का कोई स्थान नहीं है, उन्होंने संवाद सहभागिता पर जोर दिया। असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया, लोगों से विचार विमर्श किया, भारत के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, इन्होंने किया राजनीति। और राजनीति किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किया, जिन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान तथा कथित दलित वर्ग जो निचले पायदान पे आते हैं उनके हित में काम किया, इन्होंने राजनीति किया। तो हन्ना आरेंट के विचार से ये लोग राजनीतिज्ञ हैं। जबकि जब आप दूसरे विचारों को देखेंगे, इसका नाम अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, याद आएगा तो मैं बता दूंगा ये कौन थे। ये कह रहे हैं कि हिंसा भी अन्य माध्यमों से की गई राजनीति है। तो इनके विचार को अगर लेंगे तब तो हिंसा भी राजनीति है। हिंसा कीजिए समाज में तो अभी जो भी हो रहा है राजनीति के नाम पे वो सच प्रतीत होगा। जबकि ये विचार लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं गलत है। तो असल में दुनिया में ना वैचारिक लड़ाई होता है। आप जब शीत युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें भी विचारों की लड़ाई थी। विचार की लड़ाई आज भी चल रही है। आज भी ऐसी बातें की जा रही है कि क्या नई शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ रसिया चाइना एक तरफ आ गए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका है, जापान, क्वाड का निर्माण भारत
भारत भारत एक ऐसा देश है ना जिससे आप सीख सकते हैं कि दो ध्रुव पे स्थित देशों के बीच भी सामंजस्य कैसे बनाया जाता है। भारत एक तरफ क्वाड में है, जिसमें अमेरिका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ है, तो दूसरी तरफ एससीओ के मंच पे भी भारत जाता है, जिसमें चाइना है, ब्रिक्स में चाइना है, रसिया है। तो भारत बड़ा ही बैलेंस अप्रोच लेके चलता है, तो भारत की राजनीति तो काफ़ी कमाल की रही है और ये शुरू से रही है। ऐसा नहीं है कि आज ये बदलाव आ रहा है। सरकार बदलने से विदेश नीति नहीं बदलती, हाँ, लेकिन नेतृत्वकर्ता के आने से नेतृत्वकर्ता का प्रभाव ज़रूर पड़ता है, लेकिन वो एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं है। बहुत सारे निर्धारक तत्व में से एक निर्धारक तत्व भी नेतृत्व करता है। तो राजनीति आप समझ लिए कि राजनीति क्या है, तो समुदायों की साझी शक्ति है जिसका उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना होता है। अब हम लौट के आते हैं अपने मुद्दे पे कि आखिर जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। जरा सोच के देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी राजनीतिक दल है, एक्स वाई जेड, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी एक का नाम लेना सही भी नहीं है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, पता नहीं कौन कब क्या साबित कर दे काट के। कोई भी राजनीतिक दल हो, सब जातिगत राजनीति करते ही है, प्रत्यक्ष रूप से करे, अप्रत्यक्ष रूप से करे, करते ही है। और कैसे करते हैं देखिए आप, अगर मान लेते हैं कि ये कोई चुनाव क्षेत्र है ए, इसमें अगर आप किसी एक जाति की बहुलता है, मान लेते हैं एक्स, कोई एक्स जाति के लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है, बाकी जाति थोड़ी थोड़ी है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ऐसा चांस है, मैं सब पे आरोप नहीं लगा रहा, पर ज्यादातर ऐसा चांस है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का जो उम्मीदवार होगा वो इस जाति से बिलोंग करे। और अगर ऐसा है, इसका मतलब, और ये केवल चुनाव के संदर्भ में नहीं है, बल्कि ये सरकार निर्माण में भी खूब देखा जाता है। इस सरकार का जब निर्माण होता है, जब कोई मंत्री का पद किसी को सौंपा जाता है, तो इस जातिगत राजनीति को भी ध्यान में रखा जाता है कि किस जाति का कितना महत्व है, कितना जनसंख्या है, कितना उनकी भागीदारी रही है, इस आधार पे भी पदों का बंटवारा किया जाता है। तो एक आंसर आपको मिल गया कि जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। पहला आंसर यही कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव जाति के आधार पे करते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है। दूसरा, केवल उम्मीदवारों के चुनाव में नहीं, बल्कि मंत्रियों को पद सौंपने के क्रम में, यानी कि सरकार निर्माण के संदर्भ में भी, सरकार निर्माण के संदर्भ में भी राजनीतिक दल जातिगत समीकरण को ध्यान में रखती है। इसमें 2 पॉइंट लिखे, आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें कि इसको हम लिख दे ताकि आपके पास एक नोट्स रहे, तो लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुद्दा वही रहेगा कि जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, पढ़ने का तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप कॉपी पेन लेके ही बैठे, लेकिन आजकल ये है ना कि यूट्यूब को कोई सीरियस ही नहीं लेता, क्योंकि ये समझ में आ गया है कि 50 मिनट का वीडियो भी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्या ही सीरियस होंगे। बुरा मत मानिए कि मेरे बातों को, मैं दिल से बोलता हूँ, इसलिए कुछ भी बोलता हूँ। अब जैसे देखते हैं, आप देखिए, आपका चॉइस है, लेकिन हाँ, आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट के लेवल पे बहुत अच्छा, इसलिए आप चीजों को याद ना करके एक प्रॉपर नोट्स बनाए ताकि एग्जाम के समय आपको काम आए। जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, जाति राजनीति कैसे प्रभावित करती है, कुछ नहीं करना है, बस 2 पॉइंट लिख देना है कि राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन जातीय समीकरण के आधार पर करते हैं, जातीय समीकरण के आधार पर करते हैं। नंबर 2, सरकार निर्माण के वक्त भी इस करण को ध्यान में रखा जाता है। 50 से 60 शब्द में आपको आंसर लिखने होते हैं, आंसर हो गया कंप्लीट। तो ऐसे बड़ा ही शॉर्ट तरीके से समझना, हमको ब्रॉडर एरिया में है, समझेंगे हम बहुत विस्तार से, लेकिन उसको चाहेंगे क्योंकि आपके पास शब्द सीमा होते हैं ना, कि
लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 60 शब्द में लिखिए, दीर्घ उत्तरीय है 150 शब्द में लिखिए, इसलिए हम चाहेंगे कि उसको समराइज करके आंसर लिखे। तो आंसर मिल गया। अब हम अपने इस यात्रा के पहला चैप्टर का यात्रा जो हमारा था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके लास्ट और अंतिम टॉपिक को लेते हैं, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि श्रीलंका बेल्जियम तो कहीं आया ही नहीं। इसको लेके हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और आपको जब भी रिवीजन करना हो आप 1.5 गुना स्पीड बढ़ाइए और जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए, आपका समय बचेगा। लेकिन हाँ, रिवीजन में 1.5 गुना, ऐसा नहीं कि पहली बार वीडियो देख रहे हैं 1.5 की स्पीड में देख रहे हैं। तो आपका समझने का क्षमता है, अगर आप उतना स्पीड में समझ सकते हैं तो बेहतर है। एक तरफ हम लेते हैं श्रीलंका, एक तरफ लेते हैं बेल्जियम, और हम इसमें थोड़ा सा और जोड़ेंगे, एक तरफ भारत। अभी भारत क्या है, ठीक। देखिए, श्रीलंका में ज्यादातर जो लोग हैं वो सिंहली भाषा बोलने वाले हैं। सिंहली भाषा बोलने वाले ज्यादा हैं और तमिल बोलने वालों की संख्या कम है। इस सिंहली के तुलना में तमिलों की संख्या कम है। बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलने वालों की स्थिति है। पूरे राज्य में डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि राजधानी में ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो आखिर बेल्जियम ने कैसे सामंजस्य बनाया? और अभी भारत में क्या स्थिति है आप जानते हैं? पहले भारत को समझने से पहले इधर समझ लेते हैं, क्योंकि भारत को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। लंका में अगर सिंहली बोलने वालों की संख्या ज्यादा है तो एक तरह से सिंहली किस स्थिति में हुए? बहुसंख्यक स्थिति में। अब देखिए, दुनिया का प्रत्येक समाज ना ऐसा होता है कि जो समाज बहुसंख्यक होते हैं, जिनकी स्थिति अच्छी होती है, जो संख्या में ज्यादा होते हैं, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को एक तरह से असुरक्षित करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट अल्पसंख्यकों के मन में ये भावना जरूर घर कर जाती है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ मतलब समानता का व्यवहार स्थापित नहीं किया जा रहा है। और जब भी बहुमत की तानाशाही होगी, शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। जब भी बहुमत की तानाशाही होगी, देखिए बहुमत का मतलब तो लोकतंत्र भी होता है। लोकतंत्र में सरकार किसकी बनती है? जिसको बहुमत आता है। और मैं कह रहा हूँ कि वही बहुमत कभी कभी क्या हो जाती है? तानाशाही हो जाती है। और इसका उदाहरण है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में बहुसंख्यक की स्थिति सिंहलियों की है, और सिंहली बहुसंख्यक अगर है, इनका दायित्व होना चाहिए कि ये अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा की भावना दे, उन पे अटैक ना करे, उन पे हमला ना करे, उन्हें असुरक्षित महसूस ना होने दे। नहीं, तो इसका परिणाम था श्रीलंका में गृह युद्ध। और श्रीलंका गृह युद्ध से खूब जूझा, कई लोग मारे गए। अब लोग जब मारे जाते हैं ना गृह युद्ध की स्थिति में, तो फिर उस समय ये मायने नहीं रखता कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कौन सा भाषा बोलते हैं, क्योंकि लोग मरते हैं। और हिंसा कहीं से भी आप इसको उचित नहीं ठहरा सकते कि गृह युद्ध में इतने लोग मरे तो ये उचित है, कहीं से उचित नहीं थी। और इसका खामियाजा भी भुगत रहा है श्रीलंका। आज भी श्रीलंका में भुगतान संतुलन का भी हाल फिलहाल में ही संकट आया था। तो श्रीलंका लगातार जूझते रहा है। क्यों जूझते रहा है? क्योंकि श्रीलंका ने क्या किया, इस सिंहली को राजकीय भाषा बना दिया। सिंहली वहां का राजकीय भाषा बना। विवाद का कारण क्या है वो समझ रहे हैं? विवाद के कारण, तो पहला कारण यही है कि सिंहली को बनाया गया राजभाषा, राजकीय भाषा। दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार निर्माण में तमिलों को भागीदारी नहीं दी गई। तमिलों को भागीदारी नहीं दी गई। देखिए, तमिल के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है। तो आखिर क्यों ना हिंसा हो, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते ही हैं। अगर श्रीलंका ये गलती नहीं किए होता तो श्रीलंका में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनती, श्रीलंका शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता। पहला तो सिंहली को राजकीय भाषा बना दिया गया, तमिल को दर्जा ही नहीं दिया गया। क्या कर सकता था श्रीलंका? श्रीलंका सिंहली और तमिल दोनों को राजकीय भाषा बना देता। आज हम भारत में हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके आगे चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इससे? जो समुदाय इंग्लिश बोलने में ठीक है, जो हिंदी बोलने में ठीक है, दोनों को हम लेके चल रहे हैं। भारत में तो ऑफिशियल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषा को दर्जा दिया गया है, जबकि भारत में 550 से ज्यादा बोलियां हैं। तो भारत तो इस मामले में खैर
नायाब ही उदाहरण है। दूसरा क्या ही हुआ कि सरकार निर्माण में भी तमिलों को भागीदारी नहीं दी गई। इसके अलावा सार्वजनिक नौकरी जो है, सार्वजनिक नौकरियां या पद, सार्वजनिक पद या विश्वविद्यालय या फिर कोई भी शिक्षण संस्थान सिंहलियों को, इसमें सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। अब जब आप किसी भी समुदाय को बिल्कुल भी ना तो सरकार निर्माण में भागीदारी दे रहे हैं, ना ही उनके भाषा को दर्जा दे रहे हैं, और ना ही विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक पदों जैसे नौकरियों में भी उनको मौका अगर नहीं दे रहे हैं, उनको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो उनके मन में असुरक्षा की भावना उठनी, मतलब उठनी ही चाहिए, उठती ही है, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हो उस समाज से आपकी भी अपेक्षा होती है कि आपको, और भारत इस मामले में संतुलन बनाने में काफी सही रहा है। तो ऐसे तमिलों के मन में असुरक्षा की भावना आई और श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई, श्रीलंका हो गया। अब हमें समझना है कि बेल्जियम ने क्या किया। बेल्जियम ने बड़ा अच्छा एक मॉडल लाया। बेल्जियम क्या किया कि हम ना आनुपातिक रूप में क्या करते हैं कि आनुपातिक रूप में दोनों समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, दोनों समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये कैसे होगा? जिस समाज का, यानी कि जिस भाषा भाषी लोगों का संख्या जितना है सरकार निर्माण में उतनी उसकी भागीदारी हो जानी चाहिए। इतना अच्छा उदाहरण है कि आपकी जितनी संख्या है सरकार में उतनी ही भागीदारी आपको मिल जाएगी। अगर राजधानी में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है तो उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। डच बोलने वालों की संख्या पूरे राज्य में ओवरऑल ज्यादा है तो उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक बैलेंस बनाने में सफल रहे, इसलिए बेल्जियम लोकतंत्र में एक सफल मॉडल माना जाता है। अभी अगर बेल्जियम को विस्तार से समझना हो तो उस पे भी हम एक 15-20 मिनट का शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम केवल बेल्जियम पे बात करेंगे कि आखिर क्या क्या इसका मॉडल रहा है, सामुदायिक सरकार क्या बेल्जियम ने अपनाया। अब थोड़ा सा भारत को समझ लेते हैं कि भारत ने क्या किया। भारत ने एक तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अब बड़ा संविधान होने के 2-3 कारण आप देख सकते हैं कि एक तो भारत का समाज इतना विविधतापूर्ण है कि एक छोटे से संविधान में सारी बातों को आप शामिल नहीं कर सकते। उसके लिए इतना, क्योंकि इतने सारे, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। जिस समय आजादी हुआ उस समय ठीक है शिक्षा का स्तर बहुत नहीं था पर विविधता तो थी, और इस विविधताओं में सामंजस्य बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माता ने बहुत अथक प्रयास किए। तो एक कारण तो ये है कि हमारा संविधान काफी बड़ा हो गया। दूसरा कारण कि हमने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अब 60 देशों के संविधानों का जब अध्ययन हमने किया तो उसके बाद प्रश्न यह थी कि हम क्या छोड़े क्या ले। इसके अलावा हमारे पास भारतीय शासन अधिनियम 1935 भी थी। इसका माना जाता है कि भारतीय संविधान पे प्रभाव ही ज्यादा है। तो ये 2 कारण रहे हैं जिसके कारण भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया। भारतीय संविधान का यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा कि भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में, 8वीं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इतने भाषाओं है। इतने भाषाओं में भी सामंजस्य हमने बना लिया क्योंकि इसको हमने 8वीं अनुसूची में डाल दिया कि 22 भाषाओं को हम ऑफिशियल मानते हैं। भारत सरकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित होंगे वो 22 भाषाओं में होंगे। सही भी है। 550 से अधिक बोलियां भी है। आज भी आप अगर प्रधानमंत्री की रैलियां सुनेंगे तो वो जहां जाते हैं, यहाँ तक कि किसी और देश में भी जाते हैं तो उसमें अभिवादन करने का उनका जो तरीका होता है वहां के लोकल लैंग्वेज में होता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो वो तो एक हुआ कि हाँ थोड़ा सा एकता स्थापित करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो भारतीय संविधान जब हम पढ़ेंगे, कल हो सके तो हम भारतीय संविधान ही पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आखिर भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार इसमें खास तौर से, क्योंकि मौलिक अधिकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें अनुच्छेद वगैरह भी पूछते हैं, तो हम समझ लेंगे कि इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद 4-5 ही है, उसको हम लेकिन हम पढ़ेंगे ठीक से। तो
अब सवाल ये है कि क्या अब आप इन सभी मुद्दों का जवाब देने में सफल है? जो हमने शुरू किया था सफर को, अब इसको समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हमने लोकतंत्र पढ़ा था। क्या होता है? शासन का एक ऐसा मॉडल जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करे। दूसरा, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है? कि जब सरकार में नीति निर्माण की प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक वर्गों की हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, तो उसे सत्ता में साझेदारी कहते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते। तो हमने पहले ये समझा था कि आखिर कौन से सामाजिक विभाजन है जो जन्म आधारित होते हैं। तो हमने देखा था कि स्त्री पुरुष हो, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई श्वेत है, कोई अश्वेत है, या गोरा है, कोई काला है। ये जन्म आधारित विभाजन है। कौन से विभाजन? जन्म आधारित। फिर हमने देखा था कि आखिर ये जन्म आधारित है, तो फिर जन्म आधारित विभाजन कौन से नहीं है? इसमें हमने देखा था कि दलित है, सवर्ण है, अमीर है, गरीब है। एकदम आपको आज समराइज किया जा रहा है। अगर आपने पहले और दूसरे क्लास को नहीं देखा है तो आज का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, कहाँ से बात चल रहा है, कहाँ से ये सब चीजें आ रही है। पर जिसने क्लास को रेगुलर फॉलो किया है उनको समझ में आ रहा है कि ये सब हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो आज बस एक तरह का आपका रिवीजन क्लास हो गया, क्योंकि एक टॉपिक हमको समझाना था श्रीलंका बेल्जियम, वो मैंने समझा लिया है। अब बस हम समराइज कर रहे हैं चीजों। तो क्वेश्चन था कि सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते, कैसे? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे नहीं होते सभी? तो ये सामाजिक विभाजन तो जन्म आधारित होते हैं, जबकि दलित, सवर्ण, अमीर, गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, ये जो विभाजन है ये जन्म आधारित नहीं होते, बल्कि इसको समाज बनाता है। हमारा आपका समाज, जिसमें हम जिक्र भी किए थे कि भारतीय परंपरा में, संस्कृति में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई थी, जो कि गुण और कर्म के आधार पे था, जबकि बाद में धीरे-धीरे ये जन्म आधारित हो गई। तो ये जो विभाजन था ये जन्म आधारित नहीं था। इस प्रश्न को हम समझ लिए कि ये मुद्दा कौन सा था। इसके बाद हमारा ये था कि जाति और संप्रदाय लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो अभी भी हम पढ़े हैं कि जाति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। तो लोकतंत्र में अगर समाज के सभी जातियों का हिस्सेदारी हो, सबको मौका मिले। देखिए, एक जातिगत राजनीति ना बेहतर भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा कि जाति के आधार पर राजनीति करना सही नहीं है। क्या आप जाति के आधार पर राजनीति करते हैं? अभी मैं कह रहा हूं कि जातिगत राजनीति बेहतर भी होती है, बेहतर भी होती है। मैं क्यों कह रहा हूं और मैं ऐसा कैसे दावा कर रहा हूं कि बेहतर होती है? इसके पीछे कारण है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। देखिए, समाज के जो वंचित वर्ग हैं, समाज के जो वंचित वर्ग है, जिनको कभी मौका नहीं मिला सरकार निर्माण में भागीदारी करने का, जिनको वैल्यू नहीं दिया गया, जिनसे कभी पूछा तक नहीं गया, बोलने तक का अधिकार नहीं था, जो भी वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो दलित थे, महादलित थे, महिलाएं थी, इन्हें कभी समाज ने वैल्यू नहीं दिया, इनके मतों को किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। तो मान लेते हैं कि जब वंचित वर्ग, पिछड़े वर्गों का मुद्दा कोई राजनीतिक दल उठाता है और उस हिसाब से अगर राजनीति प्रभावित होती है कि इनकी भागीदारी बढ़ जाती है सरकार निर्माण, नीति निर्माण की प्रक्रिया में, संसद में इनकी भागीदारी बढ़ती है, तो इससे लोकतंत्र बेहतर ही होता है। तो जब जातिगत राजनीति इस आधार पे हो कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को भी बोलने का अधिकार दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, तब इस संदर्भ में राजनीति बेहतर होती है। समझ आया? क्लियर हो गया? उसके बाद था धर्म। धर्म को तो हमने काफी विस्तार से समझा था, हालांकि ये मैं बार बार कहता हूँ कि काफी संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, एक चीज है ना, अभी बड़ा ही दुनिया में फेमस चल रहा है, 2 शब्द कभी मैं आपको समझाऊंगा। एक को कहते हैं लोकप्रिय राष्ट्रवाद और एक को कहते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। अभी अमेरिका इसी नीति पे चल रहा है, लेकिन जब भारत के संदर्भ में आएंगे ना, तो भारत में अभी क्या है, हाइपर नेशनलिज्म चल रहा है। हाइपर नेशनल
है ना? अभी हर चीज के केंद्र में राष्ट्र है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, सही भी है, क्योंकि जब दुनिया का प्रत्येक देश अपने राष्ट्र को देख रहा है, अपने हित को देख रहा है, तो हम क्यों ना देखें। ये बदलती वैश्विक दुनिया बदलते नियम आधारित व्यवस्था के अनुरूप है। तो धर्म को हमने ठीक से समझा था कि भारतीय संदर्भ में धर्म के क्या क्या अलग अलग मतलब है, पश्चिम में धर्म का क्या मतलब है, पश्चिम में धर्म कैसे कैसे आया, भारत में कैसे आया। इसलिए हम भारतीय संविधान में, भारतीय प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता का अंतर भी समझा। फिर अगर भारत विविधताओं से भरा देश है, तो भारत में लगभग तो 8 धर्म के लोग रहते ही हैं, और इन सबको अगर सरकार निर्माण में भागीदारी दी जाए, सबको आगे लाया जाए, तो क्यों ना इससे लोकतंत्र बेहतर होगा ही बेहतर। इसी चीज को हमने समझा था कि आखिर जाति और संप्रदाय लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। और इसी को जब केंद्र में रख ले, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ जातिगत राजनीति समाज के लिए बेहतर नहीं होती, तो इसको आपको सही साबित करना है कि ठीक बात है कि जातिगत राजनीति एक तरह से बेहतर है, क्योंकि वे वंचित और पिछड़े वर्गों को मौका देती है, पर केवल जातिगत राजनीति समाज के लिए बेहतर नहीं होती, क्योंकि इससे फिर आप समझिए एथनोसेंट्रिज्म वो बढ़ेगा। लोगों को लगेगा कि बस मेरी ही जाति महान है, दूसरे का विश्वास, दूसरे का जाति, धर्म, भाषा वो खराब है, तो फिर समाज में टकराव बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगा, और फिर श्रीलंका में जो अभी हम समझे गृह युद्ध, वैसी स्थिति भारत में बन जाएगी और भारत बेहतर स्थिति में नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा था कि जाति और संप्रदाय कैसे राजनीति को प्रभावित करती है। फिर लास्ट हमारा था कि सामाजिक विभाजन जन्म आधारित, सॉरी ये तो हो गया। एक हमारा लास्ट था कि लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो इसमें हमने समझा था कि लिंग आखिर क्या है। तो सामान्यतः हम बात करते हैं स्त्री और पुरुषों का। तो पुरुष पुरुष तो हमेशा से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहे हैं, इनको हर जगह भागीदारी मिली है, मौका मिला है, ये आगे बढ़ गए हैं। तो अगर हम अपने देश में या फिर दुनिया का कोई भी देश स्त्रियों को, यहाँ आप नोट करेंगे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो होगा 1918। अब देखिए 1918 में महिलाओं को 1918 में महिलाओं को इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला। अब समझिए, जो इंग्लैंड कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हमने तुम्हें चलना सिखाया, सभ्य बनाया, वो इंग्लैंड इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई, और 1688 से 1918 जोड़ लीजिए, लगभग 230 साल। तो 230 साल बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं इंग्लैंड में। जबकि हमने क्या किया, भले ही हम बहुत गरीब थे, हमारे पास संसाधन नहीं था, 1947 में आजाद हुए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, हमने लागू किया इसे 26 जनवरी 1950 को, और लागू करने के साथ ही हमने प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वोट निश्चित कर दिया। इस बात से इतर कि वो किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है, किस लिंग से आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18 साल आपने एज पूरा कर लिया है, तो आपको वोट देने का अधिकार भारत में मिलेगा। तो अगर महिलाओं को अधिकार वोट देने का भारत में दिया जा रहा है, भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जो कि इस बार लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ी भी है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पंचायती स्तर पर, पंचायती राज और नगर पालिका में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायती राज और नगर पालिका में कहाँ कहाँ, पंचायती राज और नगर पालिका में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ये इसीलिए ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो, वो भी अपने मुद्दे को उठाएं और देश के सामने लाए, उनके हित में काम हो, उनको अधिकार मिले, इसलिए 33% आरक्षण दिया गया है। बिहार तो इस मामले में और नया कर दिया। बिहार ने कहा कि हम भाई पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो पढ़ लीजिएगा पहले ठीक से कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला कौन सा राज्य है जिसने पंचायती स्तर पर महिला को 50% आरक्षण दिया, आंसर बिहार। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि पंचायती स्तर पर महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, पंचायती स्तर पर महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तब उसका आंसर 33%। और बिहार के संदर्भ में आए तो 50% आरक्षण पंचायती स्तर पर महिलाओं को दिया गया है।
तो अगर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी, तो इससे निसंदेह ही लोकतंत्र प्रभावित होगा, लोकतंत्र सकारात्मक रूप में प्रभावित होगा। लेकिन अगर हम हिस्सेदारी नहीं देंगे तो आज शिक्षा का स्तर जिस लेवल से बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है, महिलाओं में भी जागरूकता बढ़ रहा है, वो समानता की बात करते हैं, तो अगर उनको अधिकार नहीं दिया जाए तो यही लोकतंत्र को नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। इस तरह से हमने समराइज करके आपको सब कुछ समझा दिया है कि किस तरह लोकतंत्र आगे बढ़ा भारत में, सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, वीडियो को शेयर करें और निरंतर देखिए कंटिन्यूटी से ही आप बेहतर होंगे। निरंतर जुड़े रहे चैनल से और वीडियो को फॉलो करें। पहला चैप्टर आपका हो गया है। अगर कोई डाउट हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का नहीं, सब्जेक्टिव में, कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, आंसर नहीं लिखा जा रहा हो, तो हम उसका फॉर्मेट यहाँ बना लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और क्लास को रेगुलर देखते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।